हाँ तो विद्यार्थियों, आप सबके बीच में 101 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो विद्यार्थियों, आप सबन के बीच में ये कि ऑप्शन मौजूद हैं। देखते हैं कौन, धनाधन जल्दी बताते हैं। आपके बीच पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार के ऊपर, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, चौथा ऑप्शन है अंटार्कटिका के कैंप में। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं और देखते हैं कौन सी करेक्ट आंसर होता है। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ अब। हाँ तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किए हैं यानी अंटार्कटिका के कैंप में, यानी जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है किसी स्थान पर, यानी अंटार्कटिका के कैंप में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो विद्यार्थियों, क्लास पर पहली बार आए हैं तो शेयर कर दीजिएगा। मोस्टेड क्वेश्चन है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है फिजिक्स के 10 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच 102 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? दे दनादन। क्वेश्चन मोस्ट है, जल्दी जल्दी बताओ दनादन। आपके बीच ऑप्शन पहला है उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, ऑप्शन बी है उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, ऑप्शन सी है उसके अणुओं के कुल वेग का, ऑप्शन डी है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी बताओ दनादन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का वस्तु का ताप का सूचक है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिलेगा। धनाधन बताते चलो, याद करते चलो। ये आपकी कोई भी कंपटीशन में ये 10 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके विषय में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि किसी वस्तु का ताप यानी टेम्परेचर उस वस्तु की आंतरिक गतिज ऊर्जा यानी इंटरनल किनेटिक एनर्जी का सूचक है। आंतरिक गतिज ऊर्जा अणुओं की गति के कारण निकाय में उपस्थित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा यानी U4 कहते हैं। यह अणुओं की स्थानांतरी पूरण तथा कंपन गति के कारण होती है। किसी नियाक की आंतरिक ऊर्जा का परम ज्ञान नहीं करके उसमें परिवर्तन ज्ञात करते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोस्टेड क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिलेगा, भविष्य की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों, आप पेज 103 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ये मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। तीसरा ऑप्शन है आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, आपके बीच क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझा करिए। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा आपको मैं कमेंट में 10 सेकंड का टाइम देते हैं, यानी 10 सेकंड का टाइम देते हैं। देखते हैं क्या आप लोग ऑप्शन में टिक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हो अब। विद्यार्थी, जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किए हैं, यानी किसी धातु पर गर्म करने पर फैलती है, यानी किसी धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि रेल की पटरियों के जोड़ के मध्य खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि गर्मी के दिनों में पटरियों के फैलने के लिए जगह मिल सके। यदि इन पटरियों के मध्य रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाए तो गर्मी में ऊष्मा पाकर फैलने से पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और ऐसे में रेल की खतरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना जानकारी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब हैं। विद्यार्थियों, आपके बीच 104 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। किसी द्रव का
ने क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है किसी द्रव का उष्ण क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों 5 सेकंड वेट। आंसर रिप्लाई 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। आप हाँ, तो जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किए हैं यानी वाष्पीकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, खुशी मिलती है जब करेक्ट आंसर पर क्लिक होता है। यानी किसी द्रव का उष्ण क्वथनांक से पूर्व उसके दाब में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण यानी वापोरिजेशन या वापोरिसेशन कहलाता है। यानी वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, वाष्पन तथा क्वथन। इतना जानकारी रखिएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। विद्यार्थियों आपके लिए 105 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं अमेरिका से। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी जल। जल जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। यानी लोहे का टुकड़ा कम है जल की अपेक्षा, और स्वर्ण का टुकड़ा जल की अपेक्षा कम है, बेंजीन भी जल की अपेक्षा कम है। यानी जल जो है अधिक है। क्या अधिक है? ऊष्माधारिता अधिक है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल में असामान्य प्रसार देखने को मिलता है। जल को गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 1 ग्राम का जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कैलोरी यानी 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी 1 कैलोरी प्रति ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस होती है। इतना जानकारी रखिएगा विद्यार्थियों, कहीं न कहीं प्रकार से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको पहली बार मिल रहे होंगे। ये बहुत दूर दराज से क्वेश्चन को खोजे गए हैं और सभी कंपटीशन के लिए क्वेश्चन मौजूद रहेंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको पछताने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों आपके बीच 106 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। पहले क्वेश्चन को समझा करिए विद्यार्थियों, उसके बाद धनाधन आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो आपके बीच ऑप्शन है ध्रुवण, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है परावर्तन, ऑप्शन डी है अपवर्तन। क्वेश्चन क्या कह रहा समझिए फिर से। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो विद्यार्थियों जो विद्यार्थी कमेंट में बताएगा सबसे पहले मानेंगे कि वो हर कंपटीशन सफल कर देगा। तो विद्यार्थियों आपको टाइम देते हैं 5 सेकेंड का। 1 2 3 4 5। हाँ, तो जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किए हैं यानी ध्रुवण पे, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। यानी एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है, यानी ध्रुवण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी भी देना चाहेंगे कि ध्रुवण यानी पोलराइजेशन यानी अनुप्रस्थ तरंगों जैसे प्रकाश का गुण है जो उनके दोलनों की दिशा यानी ओरिएंटेशंस से संबंधित है। ध्रुव का अर्थ है निश्चित। ध्रुवित तरंग में किसी सीमित रूप में ही दोलन होते हैं, जबकि अध्रुवित तरंग में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा सभी विद्यार्थियों के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप भी 107 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। पराध्वनिक विमान डॉट 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 नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। आपके बीच ऑप्शन है संक्रमण तरंग, पराश्रव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनिभ्रूम। तो विद्यार्थियों कह रहा है क्वेश्चन आपके बीच कि पराध्वनिक विमान
डॉट 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 लड्डू 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 नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पराश्रव्य तरंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पराध्वनिक विमान पराश्रव्य तरंग नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहेंगे कि पराध्वनिक विमान पराश्रव्य तरंग नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इतना जानकारी रखिएगा। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों आप मुझे 108 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, पतालपुरी से लेकर आए हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अरे वाह रे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आपके बीच ऑप्शन भी है अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन। तो विद्यार्थियों आपको कमेंट में बताना है। 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। यानी इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किए हैं, यानी अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे लल्लू राम। इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और फैलाव के कारण बनने वाला एक संयोजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश में प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम यानी रंगावली दिखाई पड़ता है। अंततः यह बहुरंगी गोलाकार चाप का रूप ले लेता है। सूरज की रोशनी से होने वाले इंद्रधनुष आकाश में हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। आकाश में संध्या समय पूर्व दिशा में तथा प्रातः काल पश्चिम दिशा में, वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देता है। अक्सरतर ये बारिश के मौसम में दिखाई देता है। दूसरी बात, इसको इंग्लिश में कहते हैं विबिग्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं लल्लू राम जी। विद्यार्थियों आपके बीच 109 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं सऊदी अरब से। इस साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? आपके बीच ऑप्शन है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण के, अपवर्तन और परिक्षेपण के, ध्रुवण और व्यतिकरण के। तो विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन को समझिए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? विद्यार्थियों आपको कमेंट में बताना है। 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। आप तो जो विद्यार्थी कमेंट में ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर दिए हैं, यानी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे मेरे प्रिय दोस्तों। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दिखाई पड़ना प्रकाश में बहुलित परावर्तन तथा प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का उदाहरण है। पानी के साथ साबुन के बनने वाले बुलबुले की पतली परतों से सूर्य के प्रकाश के गुजरने से प्रकाश के व्यतिकरण के कारण प्रकाश 7 रंगों में दिखाई पड़ने लगता है, जिसे कहते हैं विबिग्योर। ठीक है, रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। विद्यार्थियों आपके बीच 110 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आपके बीच ऑप्शन है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप ऐसा करिए कि कमेंट में बताइए पहले, तब बताएंगे। हाँ, 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक बा, आपको इसमें करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी
प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी दे दी आप लोगन के। प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के कारण प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। भौतिकी में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति यानी रिपीट करते हैं, उस दूरी को उस तरंग का तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। याद रखिएगा, दीर्घ इज इक्वल टू लंबा होता है, फिर दैर्ध्य बना है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा दोस्तों, अपने मित्रों के प्रति शेयर करिएगा, अंत में सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।